जी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने बात करनी है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा से। प्लेटलेट्स का अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, मुझे याद आ गया। प्लेटलेट्स जो है ना उनको 22 से 24 इतने टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है और वो ना सिर्फ 5 डेज़ तक फंक्शनल रहते हैं। लाइक अगर इससे ज़्यादा उनको स्टोर करेंगे तो फिर वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। और प्लेटलेट्स हम कब यूज़ करते हैं, कब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अगर पेशेंट को प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो चुके हों या फंक्शनली पेशेंट के प्लेटलेट्स एबनॉर्मल हो, ठीक है, तब देते हैं। और बाकी आई थिंक आप मैंने सब बता दिया था। नेक्स्ट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करें तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में जो है वो पेशेंट को सिर्फ प्लाज्मा दिया जाता है। सही है। अब ये जो है वो प्लाज्मा कहाँ से मिलेगा, इसको भी ब्लड से रिमूव करेंगे एफरेसिस की मदद से, जैसे हमने प्लेटलेट्स को किया था। ठीक है। और या इसको जो है वो एक और तरीका होता है, वो आपने देखा था कि उसको जो है मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही, इसको क्या कहते हैं, हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है वो प्लाज्मा अलग हो जाता है ब्लड से। इसको जब स्टोर किया रहता है, अच्छा प्लाज्मा के ना नाम नहीं देखे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो इसको फ्रीज करना होता है। -40 से -50 के टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स तक होती है। ठीक है। और जब इसको यूज़ करना है उससे पहले इसका टेम्परेचर नॉर्मल किया जाता है और जब एक दफ़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तो तब इसको सिर्फ कुछ आवर्स तक ये रहेगा फंक्शनल, इसको कुछ आवर्स में यूज़ करना मस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब किसी को प्लाज्मा हमने कब देना है पेशेंट को, जब उसको लिवर डिजीज़ है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना प्लाज्मा में, तो लिवर डिजीज़ में ये है कि क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगर वारफिन आपने बहुत दे दी है, ओवरडोज कर दी है, तो उसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि वारफिन भी क्लोटिंग को इनहिबिट करती है, और कोई कोएगुलोपैथी है पेशेंट को, ठीक है, अब वो कोएगुलोपैथी मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से उसको हो गई है, लाइक डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी हो गई है, इस तरह जो हमने देखा है लास्ट चैप्टर में। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट है, ये प्लाज्मा का प्रेसिपिटेट होता है। इसमें जो है वो प्लाज्मा से भी चुन के चीज़ें निकाली जाती हैं। लाइक इसमें फाइब्रिनोजेन फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। इसको -30 पे स्टोर किया जाता है और 2 ईयर्स इसकी लाइफ है। अच्छा, ये चेंजेस इन ब्लड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही है कि जितने भी चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं स्टोरेज में, वो जब हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। एटीपी अगर कम होगी वो रिवर्सिबल है, इंजाइम लेवल चेंज होंगे या कुछ ऐसा होगा तो वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो ना एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हम जो है ना वो सिर्फ जो न्यू नेट्स है ना उनको स्टोरेज के बाद ब्लड नहीं दे सकते, उनको फ्रेश ब्लड ही देना पड़ता है। लेकिन जो अडल्ट हैं उनमें ये नहीं किया जा सकता कि भी इनको फ्रेश ब्लड ही देना है। ठीक है, उनको स्टोरेज हम ब्लड दे सकते हैं क्योंकि चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। इंडिकेशंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? अगर पेशेंट हेमरेजिक शॉक के बाद आपके पास आया है, जैसे लास्ट चैप्टर में आपको बताया था ना कि अगर हेमरेजिक शॉक के बाद आया तो क्रिस्टलोइड फ्लूइड देने से फायदा नहीं होगा, जो चीज़ लॉस हुई है वही दो, ब्लड दो। ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग के साथ आ गया है और उसका एचबी 8 से कम है, इसमें भी आपको ब्लड देना पड़ेगा। अगर पेशेंट पेरियोपरेटिव एनीमिया है, यानी आप पेशेंट की सर्जरी करना चाह रहे हो लेकिन पेशेंट एनीमिक है, तो अब आपको उसको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ेगी, फिर आप उसकी सर्जरी करोगे। अगर सिम्टोमेटिक क्रोनिक एनीमिया है, यानी उसका कोई शोक नहीं हुआ, कोई उसकी सर्जरी नहीं होनी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उसको सिम्टम्स आ रहे हैं एनीमिया के, तब भी आप उसको, वो कहते हैं ना कि इसको खून की कमी है, इसको खून की बोतलें लगवाई हैं, तो वो यही होता है सिम्टोमेटिक क्रोनिक एनीमिया। अच्छा, नेक्स्ट है जी हीमोग्लोबिन ट्रिगर। इसके लिए ना मैं आपको कहूँगी कि एक बिलिंग का ना टेबल है, वो मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, वो आपने करना है, ये बाकी यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसने बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, वो टेबल में अच्छा लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन ट्रिगर का, कि कितने हीमोग्लोबिन पे हमें ब्लड देना है और कितने पे नहीं देना। आप यहाँ पर आ जाओ सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। अब आपने क्या करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? सबसे पहले तो आप पेशेंट को जो है देख लो कि ये वही पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड से, सारा कुछ नंबर से। ठीक है। और पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है, जो उसके ब्लड पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप उसके कार्ड पर लिखा हुआ है, और जो हमारे पास ब्लड बैंक से ब्लड आया ब्लड बैग, उस पे जो ब्लड ग्रुप, दोनों को मैच कर लो। क्योंकि अगर आपने गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसका बहुत सवेर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आएगा, हीमोलिटिक रिएक्शन आएगा। तो इसीलिए आपने कंपैरिजन करके, कंफर्मेशन करके, अच्छे से नाम की सारा कुछ, फिर आपने ट्रांसफ्यूज करना है। कोई ये नहीं करना कि ऐसे जल्दी में आप सारा काम खराब कर दो। एबीओ आरएच ग्रुप सारा कंपेटिबिलिटी चेक कर लो, ब्लड ग्रुप पर देखो और उससे ब्लड बैग पर देखो क्या लिखा हुआ है, फिर पेशेंट के कार्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बैग को अच्छे से एग्जामिन कर लो, कहीं पर डैमेज तो नहीं हुआ। ठीक है। अगर कहीं डैमेज आपको नजर आ रहा है तो फिर उस ब्लड को यूज नहीं करना, वो तो फिर खराब हो गया, वो तो इन्फेक्शन उसमें और पता नहीं क्या कुछ, तो वो तो फिर नुकसान होगा, उसको फिर रिटर्न कर दो ब्लड बैंक को। ठीक है। अच्छा, और क्रॉस मैचिंग मस्ट है, क्रॉस मैचिंग के बगैर तो वैसे ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते ही नहीं है, इसको 40 टू 45 मिनट लगते हैं सिर्फ क्रॉस मैचिंग को, और फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। उसके बाद एक और चीज़ बताइए कि पेशेंट के वाइटल चेक करो, फिर उसको ट्रांसफ्यूज करो ब्लड, पहले वाइटल्स उसके चेक करो।
और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड के बारे में लिख दो वहाँ पर कि कितना फ्लो होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपने तो चले जाना है ब्लड लगाकर, लेकिन वहाँ पे लिख के जाओ कि 40 ड्रॉप्स पर मिनट इतना ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत सेवियर ब्लड लॉस हो चुका है तो फिर आप इसे थोड़ा रैपिड भी कर सकते हो, ठीक है। साथ आप जो नोट्स लिखने हैं उसमें पेशेंट के वाइटल्स लिख के जाओ, पेशेंट के ब्लड बैग का नंबर, डेट, टाइम, अगर कोई रिएक्शन आपको नजर आ गया ट्रांसफ्यूजन के फौरन बाद वो सब कुछ लिखो वहाँ पर नोट्स पर, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन आपको मिल गया तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दो ट्रांसफ्यूजन को। और इमरजेंसी मेडिसिन वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कि अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन हो गया तो हमने कौन सी मेडिसिन देनी है, वहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए। ब्लड देने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जैसे उसकी क्रॉस मैचिंग की थी वैसे उसकी स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी है, हेपेटाइटिस के लिए, एचआईवी के लिए, ये सारी चीज़ें। ब्लड डोनर फिट होना चाहिए, ये नहीं है उससे ब्लड लेकर आपने पेशेंट को दिया और वो डोनर बेचारा खुद पेशेंट बन गया, ऐसे नहीं, उसको वो फिट होना चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। एक और चीज़ है कि अगर आपको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा ना, लाइक आपके पास ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट आ गया, अब आपको ए ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, ठीक, आप क्या कर सकते हो, उसको ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो। ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, जिसके लिए अभी प्रॉपर ब्लड नहीं मिला उसको आप ओ दे सकते हो हर किसी को। अगर मेल है तो ओ पॉजिटिव प्रेफर किया जाता है, अगर फीमेल है पेशेंट तो ओ नेगेटिव प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशन को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर लिया कि एक तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। एक जो है वो कुछ इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाते हैं, अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग ना की हो ब्लड की, वैसे अब इनका चांस बहुत कम है, लेकिन अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग ना की जाए तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और तीसरा स्टोरेज कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि हमने ब्लड को स्टोर किया हुआ था। ये जो स्टोरेज कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है ना, ये यूजुअली मैसिव ट्रांसफ्यूजन के बाद आती हैं, ठीक। हल्का हल्का फुल्का ब्लड देने से नहीं आती है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन के बाद आती हैं कि हाइपरकैलेमिया हो गया, हाइपोथर्मिया, हाइपर अमोनिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सारा कुछ। और जो इन्फेक्शन है उनमें हेपेटाइटिस सी वायरस, बी वायरस, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस, ये चीज़ें आती हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। एक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन, एक्यूट इम्यून हिमोलिटिक रिएक्शन जो है मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ ट्रांस, ये पता है कब होती है, जब आपने सही से चेकिंग नहीं की, ब्लड बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ था, पेशेंट के कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट था, आपने उसको बी लगा दिया। इस तरह अगर आप लगा दो तो बहुत सीरियस टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डोनर और जो पेशेंट है रेसिपिएंट उनके ब्लड टाइप्स मैच ही नहीं किया आपस में। तो जो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज थी, उन्होंने जो आपने डोनर के ब्लड लगाया है उसमें जो आरबीसी थे उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, कि पेशेंट के जो है वो एंटीबॉडीज मौजूद थी ना, क्योंकि पेशेंट ए ब्लड ग्रुप का था तो उसमें एंटीबॉडीज बी के अगेंस्ट थी, आपने बी ही ब्लड ग्रुप उसको लगा दिया, तो बी के जितने आरबीसी है उस पर वो पेशेंट की एंटीबॉडीज अटैक करेंगी, बहुत सीवियर हीमोलिसिस होगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होंगी ब्लड में, रिएक्शन जो है विद इन मिनट्स आ जाएगा, और पेशेंट कैसे क्या होगा, उसको चिल्स, फीवर, राइगर्स, और चेस्ट उसका टाइट होना शुरू हो जाएगा, और उसको जहाँ पे आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो वो जो साइड है वहाँ पे बहुत पेन होगा, और लंबर पेन भी शुरू हो जाएगा, डिस्निया, हाइपोटेंशन, हीमोग्लोबिन यूरिया। आप एक पिक्चर इमेजिन करो अपनी आंखों के सामने कि पेशेंट की कंडीशन कितनी खराब होना शुरू हो गई है, ठीक है। उसको फीवर, राइगर, चिल्स, चेस्ट टाइटनेस, और वो तो दर्द से ऐसे चीखें मारेगा, लंबर पेन और इन्फ्यूजन साइड पेन और हाइपोटेंशन और हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, रेड यूरिन। क्यों हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस चल रही है ना, तो जब भी इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, ओके। अच्छा, अगर इससे भी सीवियर रिएक्शन है तो कोगुलोपैथी हो जाएगी, शोक में चला जाएगा पेशेंट, रीनल फेलियर हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। अ, नहीं, वो कह रहे हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में, अगर आपने अनकॉन्शियस पेशेंट को ब्लड लगाया था, यानी पेशेंट अनकॉन्शियस था, फिर आप उसको ब्लड लगा रहे थे, उसमें हिमोलिटिक रिएक्शन होगा, तो वो तो आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे चिल्स हैं, राइगर्स हैं, मुझे चेस्ट टाइटनेस है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ लंबर पेन हो रहा है, ऐसे तो वो नहीं बता पाएगा, वो तो अनकॉन्शियस है। तब आपको कैसे पता चलेगा, तब आपको सिर्फ उसके अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग से और हाइपोटेंशन से कि इसका ब्लड गिरता जा रहा है ब्लड प्रेशर, हालांकि ब्लड प्रेशर तो उसका नॉर्मल होना चाहिए था, हम उसको ब्लड दे रहे हैं। और दूसरा इसको तो ब्लीड इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसको डीआईसी शुरू हो गया है, इतनी इतनी ज़्यादा हिमोलिसिस के बाद उसके प्लेटलेट्स बेचारे पागल हो गए हैं, अब वो जगह जगह क्लोट बना रहे हैं, और इसकी वजह से प्लेटलेट्स का लेवल गिर गया है, और उसकी वजह से जो भी डीआईसी में होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन आता है अनकॉन्शियस पेशेंट में। इस केस में आपने क्या करना है, चाहे वो कॉन्शियस है चाहे वो अनकॉन्शियस है, आपको समझ आ गया, हिमोलिटिक रिएक्शन आपने फ़ौरन से पहले ट्रांसफ्यूजन रोक देनी है, इमीडिएटली रोक देनी है, और आपने इन्फॉर्म करना है सबको, इमरजेंसी टीम को भी और ब्लड बैंक वालों को भी कि क्या हो गया, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पहले तो उसका मेंटेन करो, वो इतना हाइपोटेंशन में चला गया, वो शोक में चला गया, उसका रीनल फेलियर हो जाना है, उसकी डेथ हो जानी है, तो उसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करो। कोएगुलोपैथी जो हो गई है उसकी, उसको करेक्ट करो, ठीक है।
प्लेटलेट्स दो उस बेचारे को, उसका प्लेटलेट्स नंबर गिर गया है, डायल्यूशन अगर कोएगुलोपैथी है तो उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दो, और साथ ही उसका यूरिन फ्लो मेंटेन करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन। अब ये डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन क्यों होगा? ये एबीओ की वजह से नहीं होगा, एबीओ की वजह से वो एक्यूट वाला हो रहा था जो विद इन मिनट्स होता है। ये जो डिलेड है ये विद इन मिनट्स नहीं होता, ये डेज और वीक्स में होता है। ये एबीओ की वजह से नहीं होता, ये किसी और एंटीजन, और भी बहुत सारे एंटीजन होते हैं ना आरबीसीज के पास, उनमें से किसी एंटीजन की वजह से होता है। और इसके अगेंस्ट क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं तो आईजीजी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, वो फौरन से नहीं बनती, इसीलिए थोड़ा डिलेड होता है ये। इसमें पेशेंट को ऐसे जितने सिम्टम्स नहीं आएंगे जैसे उसमें हमने देखा था, वैसी पिक्चर नहीं होगी, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है बाजू का पेशेंट, बाजू को उसको जॉन्डिस हो जाएगी हीमोलिसिस की वजह से। नॉन इम्यून हीमोलिटिक, इसमें अब नॉन इम्यून का क्या मतलब है कि एंटीबॉडीज नहीं बनी, वैसा कोई सीन, एंटीबॉडीज का कोई सीन ही नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि आरबीसीज डैमेज थे, ट्रांसफ्यूजन से पहले आरबीसीज डैमेज थे। जब वो डैमेज थे वो ब्लड में आए, किसी एंटीबॉडी ने उन पे अटैक नहीं किया, वो खुद ही टूटते जा रहे हैं क्योंकि वो डैमेज थे, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया शुरू हो गया, ठीक। इसमें भी ऐसे सिम्टम नहीं आते, तो नॉन इम्यून से आपने याद रखना है। एलर्जिक रिएक्शन, मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन है एलर्जिक है। अगर आपने देखा हो ना अपने इर्द गिर्द कहीं रिलेटिव में या फ्रेंड सर्कल में या वैसे हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखा हो ना, किसी पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसके बाद उसकी कंप्लेंट ये वाली होती है एलर्जी रिएक्शन वाली, ठीक है, रैश बन रहे हैं मुझे, हाइव्स, इचिंग हो रही है, तो ये सारा, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है एलर्जिक रिएक्शन। ये क्यों आता है? ये जो आप उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स देते हो ना, क्योंकि ब्लड दिया उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स तो होंगी, उनके अगेंस्ट ना पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, जो उसको ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स दिए हैं, उसलिए एलर्जिक रिएक्शन आता है। तो ये टिकेरिया और इचिंग और हाइव्स और ब्रोंकोस्पाज्म ये सारे कुछ होते हैं। अब इसको कैसे ट्रीट करना है? एलर्जिक रिएक्शन तो एंटी हिस्टामिन दे दो, क्योंकि एलर्जी हिस्टामिन कॉज करवा रहा होता है, सही है। बहुत सवेरे तो आप अमाइनोफाइलिन और एपिनेफ्रिन भी दे सकते हो। फेब्राइल रिएक्शन, फेब्राइल रिएक्शन में फेब्राइल से पता चला है कि सडन फीवर होगा, ठीक है, ये यूजुअली विद इन अ डे ही हो जाता है ट्रांसफ्यूजन के बाद, सडन फीवर अगर पेशेंट को हो जाए, हेडेक हो, साथ नोजिया, चिल्स और एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। ये जो है ना डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आया है। एलर्जिक रिएक्शन में प्लाज्मा प्रोटीन्स के अगेंस्ट आया था, फेब्राइल में डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट पेशेंट की बॉडी का रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। ये अच्छा, ये सब में नहीं होता, ये उनमें ज़्यादा कॉमन है जिनकी पहले ट्रांसफ्यूजन हो चुकी हैं, प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन हो चुकी हैं, या वो वाली वुमेन जिनकी सेवरल प्रेगनेंसीज हैं, उनमें ऐसा होता है। और जिनको ये फेब्राइल रिएक्शन हो जाए या जो ऑलरेडी रिस्क पे हो, जैसे हम एक एल्डरली पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने लगे तो हमारे माइंड में होता है कि इसको फेब्राइल रिएक्शन हो सकता है। इन्फेंट में हमारे माइंड में होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में हमारे माइंड में होता है कि इसको हो सकता है फेब्राइल रिएक्शन, या लाइक वो एट रिस्क होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें उनको ऐसे ब्लड प्रोडक्ट दें जो ल्यूकोडिप्लेटेड हो, जिनमें डब्ल्यूबीसीज ही ना हो, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज को कैसे रिमूव करना है? फिल्टर्स की मदद से उसको रिमूव करो, ल्यूकोडिप्लेटेड ब्लड दो, फेब्राइल रिएक्शन नहीं होगी। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में क्या होता है